Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 13 के बारे में. दैट इज़ बेसिकली अ पोम ब्लो ब्लो द विंटर विंड बाय विलियम शेक्सपियर. आई होप कि इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से 12 तक आपने वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, उसको एंजॉय किया होगा. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो टॉप राइट कॉर्नर से आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं. आपकी आसानी के लिए उन सब वीडियोस के सेपरेट लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. स्टूडेंट्स आज हम इंसानी फितरत पर बात करेंगे जो कि एक दिलचस्प और अहम मौजू है. इंसान के रवैये, जज्बात और फैसले उसकी शख्सियत को जाहिर करते हैं और दूसरों पर असर भी डालते हैं. इंसानी फितरत में अच्छाई और मोहब्बत जैसी खूबसूरत बातें होती हैं, लेकिन कभी कभार नाशुक्री, धोखाधही और खुदगर्जी जैसे कमज़ोर पहलू भी सामने आते हैं. इंसान कभी मोहब्बत और वफादारी दिखाता है तो कभी बेवफाई और खुदगर्जी की तरफ माइल हो जाता है. इंसानी रवैये वक्त और हालात के साथ बदलते रहते हैं. मुश्किल वक्त में इंसान अपनी बेहतरीन खूबियाँ दिखा सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो अपनी कमज़ोरियों से दूसरों को तकलीफ़ भी पहुंचा सकता है. हमारी फितरत में सच्चाई और झूठ, हमदर्दी और खुदगर्जी, दोस्ती और दुश्मनी के जज्बात आते रहते हैं. ये सब हमें मुख्तलिफ़ हालात में दिखाई देते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह इंसान अपने जज्बात और फैसलों से दूसरों पर असरअंदाज होता है. आज हम विलियम शेक्सपियर की एक नज़म ब्लो ब्लो द विंटर विंड के ज़रिए इंसानी रवैयों के उन पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे जहां वो बेवफाई और धोखाधही को कुदरती मौसमों से भी ज़्यादा तकलीफ दे करार देते हैं. इस नज़म के ज़रिए हम इंसानी फितरत की पेचीदगी को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि ये सबक आज के दौर में भी हमारी ज़िंदगियों में कैसे अहम है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. Students, if we talk about the table of content, first of all we have the introduction of the poet in the poem. Then we'll be reading the text and explaining the text in detail. उसके बाद हम इस पूरी पोएम की समरी देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ मेजर थीम्स जो इस पोएम में शेक्सपियर ने हाईलाइट किए वो देखेंगे. कौन कौन से क्वेश्चंस इस पोएम को लेके पेपर में आपके आ सकते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और एंड पे क्रिटिकल अप्रिसिएशन देखेंगे इस पोएम की. स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अ बिट अहेड और बात करते हैं इस पोएम के पोइट की. दैट इज़ विलियम शेक्सपियर. और विलियम शेक्सपियर का जब नाम हम सुनते हैं तो ही इज़ सच अ पर्सन, सच अ ग्रेट पर्सन, सच अ ग्रेट पोइट, सच अ ग्रेट एक्टर कि नो वन कैन डिनाई हिज इम्पोर्टेंस एंड हिज अचीवमेंट्स. ये एक ड्रामा नवीस थे, शायर थे, अदाकार थे जिन्हें अंग्रेज़ी ज़ुबान, न सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान बल्कि आलमी अदब के सबसे बड़े मुसन्निफ़ीन में शुमार किया जाता है. He was born in 1564 and wrote 39 plays, 154 sonnets and 2 long narrative poems. Students, इनकी आइकॉनिक ट्रेजेडीज़ की बात की जाए तो it includes Hamlet, Macbeth and Romeo and Juliet. And if we talk about his comedies, it includes A Mild Summer Night's Dream and Twelfth Night. And these whole works explore timeless themes of love, power, jealousy, betrayal and human nature. Shakespeare's ability to capture the complexities of human emotions is truly amazing. इनकी ज़ुबान का अनोखा इस्तेमाल और इनकी इंसानी जज्बात की गहराई को बयान करने की सलाहियत ने इन अदब की दुनिया में एक ऐसा मकाम दिलाया जो कि दुनिया भर में महसूस किया जा सकते हैं. स्टूडेंट्स, अगर इस पोम की बात की जाए तो दिस पोम ब्लो ब्लो द विंटर विंड इज़ अ melancholic song from Shakespeare's masterpiece As You Like It. In this poem, Shakespeare uses the metaphor of harsh wind to explore the themes of cruelty and disloyalty of human relationship. The speaker invites the wind to blow fiercely, emphasizing the coldness of unfeeling nature of the world. He contrasts the cruelty of nature with the false kindness and insincerity of people. तो चलते हैं अपने next portion की जानिब, that is about the translation and explanation of this poem. तो शायर कहते हैं, blow blow the winter wind, thou art not so unkind, amends ingratitude. Thy tooth is not so keen because thou art not seen. Although thy breath be rude, hi ho, sing hi ho unto the green holy. Most friendship is feigning, most love mere follow, most loving mere folly. Then hi ho, the holy. This life is most jolly. Freeze, freeze, thou bitter sky that does not bide so nigh. As benefits forgot, though thou the waters warp. Thy sting is not so sharp, as friend remembered not.
Hi ho, sing, hi ho, unto the green holy. Most friendship is feigning, most love mere folly. Then hi ho, the holy. This life is most jolly. Blow, blow, thou winter wind. बहुत तेज चलो ए सर्द हवा. Thou art not so unkind, a man's ingratitude. तुम इतनी बेरहम नहीं हो जितनी कि इंसान के नाशुक्री. Thy tooth is not so keen, because thou art not seen. तुम्हारे दांत इतने तेज नहीं हैं क्योंकि तुम नजर नहीं आती. Although thy breath be rude, अगरचा तुम्हारी सांस कड़वी है. स्टूडेंट्स, शायर इन अशार में सर्द मौसम की हवाओं का जिक्र करते हुए बताते हैं कि अगरचे ये हवाएं सख्त और तेज़ हैं, लेकिन वो इंसान की नाशुक्री से ज़्यादा बेरहम नहीं है. उनका कहना है कि अगरचे सर्द हवा की सांस कड़वी हो सकती है, इसके बावजूद ये इस कदर तकलीफ दे नहीं है जितना इंसान का अपने एहसानात भूल जाना और दूसरों की मदद या मोहब्बत का शुक्रगुजार न होना. सर्द हवा के दांत अगरचे तेज़ होते हैं, लेकिन चूंकि ये नज़र नहीं आती इसलिए ये इंसान के सामने नहीं आती, जिसका मतलब ये है कि हमें इसकी तकलीफ़ का ज़्यादा एहसास नहीं होता. शेक्सपियर इस बात को वाज़ेह करते हैं कि इंसान की बेवफाई और नाशुक्री कुदरती आफात से कहीं ज़्यादा दुख देने वाली होती है. हाई हो, सिंग हाई हो, अनटू द ग्रीन होली. हाई हो गाओ, हाई हो सबज होली के लिए. मोस्ट फ्रेंडशिप इज़ फेनिंग, मोस्ट लविंग मियर फॉली. ज़्यादातर दोस्ती दिखावा है, ज़्यादातर मोहब्बत सिर्फ हमाकत है. देन हाई हो द होली, दिस लाइफ इज़ मोस्ट जॉली. फिर हाई हो होली, ये ज़िंदगी बहुत खुशगवार है. इन अशार में शेक्सपियर ज़िंदगी की हकीकत को बयान करते हैं और दोस्ती और मोहब्बत के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं. हाई हो गाओ, हाई हो सबस होली के लिए. इस लाइन में शायर होली के दरख्त की तारीफ़ करते हैं, जो एक अलामती दरख्त है जो खुशी और मुसरत का नुमाइंदा समझा जाता है. शेक्सपियर इस दरख्त की सब्ज़ पत्तियों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इसके साथ जुड़ना और इसकी खुशबू से महजूज होना ज़िंदगी के खुशगवार पहलुओं को समझना है. ज़्यादातर दोस्ती दिखावा है और ज़्यादातर मोहब्बत हमाकत है. इस लाइन में शायर दोस्ती और मोहब्बत के बारे में मायूसी का इज़हार करते हैं और उनका कहना है कि ज़्यादातर लोग दोस्ती और मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा होता है और हकीकत में ये ज़्यादातर बेमानी और सतही होती है. मोहब्बत में अक्सर खुदगर्जी और मफाद परस्ती होती है. फिर हाई हो होली और हाई हो होली में शायर दोबारा होली की तारीफ़ करते हुए कहते हैं और ज़िंदगी की सादगी और खुशी को सराहते हैं. शेक्सपियर हमें बताते हैं कि ज़िंदगी दरअसल खुशगवार है और इसमें इसकी सादा खुशियों को अपनाना चाहिए, क्योंकि दोस्ती और मोहब्बत के दावे अक्सर झूठे और सतही होते हैं, लेकिन ज़िंदगी का असल लुत्फ़ इसकी सादगी और सच्चाई में छुपा होता है. फ्रीज फ्रीज दाओ बिटर स्काई, जम जाओ एक कड़वे आसमान. दैट डोस्ट नॉट बाइट सो नाई एज बेनिफिट्स फॉर गॉड. जो इतनी शिद्दत से नहीं काटता जितने के भूले हुए एहसानात. दो दाओ द वाटर्स वाप, अगर से तुम पानियों को मुंजमद करती हो. दाई स्टिंग इज नॉट सो शार्प एज फ्रेंड रिमेंबर्ड नॉट. तुम्हारा डंक इतना तेज नहीं है जितना कि भूले हुए दोस्त का दर्द. हाई हो सिंग हाई हो अनटू द ग्रीन होली. हाई हो गाओ, हाई हो सबज होली के लिए. स्टूडेंट्स, इन इशार में शेक्सपियर सर्द आसमान और उसकी शिद्दत को इंसान की नाशुक्री और भूले हुए एहसानात के मुकाबले में बयान करते हैं और आसमान को सर्दी की शिद्दत से मुंजमद होने की, ठहर जाने की दावत देते हैं, जैसे इस आसमान की सर्दी इंसान के दिल की बेरहमी का मुकाबला कर रही हो, जो इतनी शिद्दत से नहीं काटता जितना कि भूले हुए एहसानात. शेक्सपियर कहते हैं कि सर्द इंसान की सख्ती इतनी तकलीफ दे नहीं जितना इंसान का भुला देना और किसी एहसान को बस पुश डाल देना. यानी किसी की अगर आपने मदद की हो तो वो किस तरीके से आपके एहसानात को भुला देता है, इसके बारे में शायर बात करते हैं. और शायर कहते हैं कि अगरचे तुम पानियों को मुंजमद करती हो. और इस लाइन में शेक्सपियर सर्द आसमान के असरात को बयान करते हैं कि पानियों को जमाने की सलाहियत रखता है, लेकिन इसके बावजूद इसका असर इंसान की याददाश्त की कमी और बेवफाई के मुकाबले में कम तकलीफदेह है. शायर इस बात को उजागर करते हैं कि सर्द आसमान का डंक अगरचे तकलीफदेह हो सकता है, लेकिन एक भूले हुए दोस्त का दर्द ज़्यादा गहरा और तेज़ होता है. यानी जब कोई दोस्त आपको भूल जाए तो ये तकलीफ़ ऐसी होती है जो कुदरती आफात से ज़्यादा दर्द देती है.
आखिर में हाय हो गाओ हाय हो सबज होली के लिए। इस लाइन के ज़रिए शेक्सपियर ज़िंदगी की सादगी और खुशी को दोबारा याद दिलाते हैं, जो कि धोखाधड़ी और दोस्ती की पेचीदगियों से ज़्यादा अहम और खुशगवार है। सो बेसिकली ये नज़म हमें इंसानी फितरत और हौसला की अहमियत के बारे में एक अहम सबक देती है, और ये आज के दौर में हमें सच्चाई के साथ जीने और ज़िंदगी के मसाइल के सामना खुश दिली के साथ करने की याद आने दिलाती है। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था कि आप जब किसी पोएम को डिस्कस करते हैं तो उसकी एक रिटन फॉर्म में समरी हमारे साथ शेयर कर दिया करें। तो शायद स्टूडेंट्स अभी तक उसी एक पैटर्न पर चल रहे हैं जिसमें हम चीज़ों को क्रैम करते हैं और जिन चीज़ों को हम रट्टा लगाते हैं। लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट थी तो मैंने कहा चलो एक स्लाइड में मैं उसको उसकी एक शॉर्ट सी समरी आपके साथ पेश कर दूंगा। इस समरी को देख लें। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने जिस चीज़ पर वर्किंग करनी है वो आपने अपनी रिटन एक्सप्रेशन पर वर्किंग करनी है, आपने किसी चीज़ को क्रैम नहीं करना। हाँ, मैं आपके लिए कुछ नोट्स सेंड करूँगा जिसमें मैं हर पोएम के अलग नोट्स जिसमें उसकी डिटेल मौजूद होगी, उन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स उसमें से कुछ पोर्शन को याद करना चाहते हैं वो याद कर सकते हैं। लेकिन लिटरली क्रैमिंग से आपका पेपर कभी भी आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट ये कि चीज़ों को क्रैम करने से बेहतर ये कि आप अपनी रिटन एक्सप्रेशन पर मेहनत करें, अपनी राइटिंग पर मेहनत करें, ताकि आप जिस चीज़ को खुद से लिखना चाहें, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो खुद से लिखना चाहें तो आप लिख सकें। तो समरी आपके सामने है। दिस पोम ब्लो ब्लो द विंटर विंड बाय विलियम शेक्सपियर कंपेयर्स द बिटरनेस ऑफ नेचर टू द इमोशनल पेन कॉज्ड बाय अनग्रेटफुल पीपल एंड फॉल्स फ्रेंडशिप। The poet starts by addressing the cold winter wind, saying it can blow as hard as it wants because despite being harsh, it's less cruel than the unkindness people often show each other. The wind's bite might feel sharp, but it's not as painful as the feeling of being hurt by others who don't appreciate or remember kindness. स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इस पोएम का स्ट्रक्चर, और अगर इस पोएम के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 4 बेसिक पॉइंट्स को यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। उनमें टोन है, रिफ्रेन है, स्टैंजाज हैं और मीटर है। अगर इसके स्टैंजाज की बात की जाए तो दिस पोएम कंसिस्ट ऑफ 2 6 लाइन स्टैंजाज। वैसे तो बहुत सारी जगहों पे आपको इस पोएम को 3 हिस्सों में भी डिवाइड करके दिखाया गया, लेकिन आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं क्या इस पोएम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिसमें 6 लाइनों पर मुश्तमिल ये स्टैंजाज हैं। इसकी टोन की बात की जाए तो द टोन शिफ्ट्स बिटवीन बिटरनेस एंड रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन इनग्रैटिट्यूड, और ओवरऑल जो टोन है दैट इज़ मेलनकोलिक टोन, क्योंकि शायर इसमें गिला कर रहे हैं इंसान से कि इंसान कितना नाशुक्र है और किसी की दोस्ती को और किसी की मोहब्बत को किस तरीके से ऊपर से पुश डाल देता है। तो एक मेलनकोलिक टोन आपको पूरी पोएम में नज़र आती है। स्टूडेंट्स, इसके मीटर की बात की जाए तो इस पोएम का जो मीटर है वो आयम्बिक टेट्रामीटर है, जो इस पूरी पोएम को बड़ा एक खूबसूरत सा एक रिदमिक फ्लो आपको इस पूरी पोएम में मिलता है। और एंड पे हम बात करेंगे रिफ्रेन की। इस दोनों स्टैंजास को अगर देखा जाए तो इन दोनों स्टैंजास की जो एंडिंग है वो सेम लाइन पे हो रही है, हाई हो सिंग हाई हो unto the green holy। मैंने आपके सामने के लिए रिफ्रेन की डेफिनेशन नीचे लिख दी है। रिफ्रेन इज़ अ लाइन, ग्रुप ऑफ लाइन्स और फ्रेज दैट इज़ रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू आउट द पोम, सॉन्ग और लिटरेरी वर्क। किसी भी पोएम में या किसी भी सॉन्ग में आपको एक लाइन या एक फ्रेज़ जो है वो बार बार रिपीट होता हुआ नज़र आता है, तो उस रेपिटेशन को हम रिफ्रेन कहते हैं। सो दिस वाज द शॉर्टेस्ट एक्सप्लेनेशन, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर अबाउट द पोम। अगर हम इसके थीम्स की बात करें तो बहुत सारे थीम्स आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, और ख़ुद से भी अगर आपके जहन में कोई और थीम आ रहा है इन थीम्स के अलावा जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ तो आप लिख सकते हैं। बट मेजरली मैंने 4 थीम्स इस पोएम से निकाले हैं, दैट इज़ इनग्रैटिट्यूड, नेचर्स हार्शनेस, फिकलनेस ऑफ फ्रेंडशिप और रेजिलियंस। If we talk about the ingratitude, this poem reflects on the harshness of human ingratitude, comparing it to the coldness of the winter wind। जिस तरीके से शायर ने इंसान के ingratitude को और his reflection, his response towards others जो आपके साथ अच्छा करते हैं तो उसको बयान किया है। So ingratitude is one of the major themes of this poem। Secondly, we have nature's harshness. The winter wind represents the cruelty of nature, symbolizing coldness and discomfort। लेकिन अगेन उस चीज़ को शायर ने यह भी कहा कि नेचर हार्श है, नेचर के कुछ एलिमेंट्स हार्श हैं, लेकिन वो इंसान की उस रवैये से ज़्यादा हार्श नहीं है जो कि इंसान दूसरों के साथ अपनाता है। थर्ड वन इज़ फिकलनेस ऑफ फ्रेंडशिप। दिस पोएम एक्सप्लोर्स हाउ फ्रेंडशिप्स कैन बी इनसिक्योर। आपकी बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छा जिसको हम समझते हैं कि ये शख्स हमारे बहुत करीब है और ये शख्स हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, वही आपको जो है वो धोखा दे देगा, वही आपको जो है आपके पास से कुछ जो है आपको नुकसान पहुंचा देगा।
और शायर कहते हैं कि चेहरे बदल बदल कर मुझे मिल रहे हैं लोग, इतना बुरा सलूक मेरी सादगी के साथ। और अहमद फराज साहब फरमाते हैं कि तुम मुरव्वत को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो हर हाथ मिलाने वाला आपका दोस्त नहीं होता। तो शायर का जो गिला है इस पूरी पोएम में वो यही है कि आपके दोस्त जो हैं उनके जो रवैये हैं, जिनको आप अपने क्लोज़ समझते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, वही आपके पास से पूछ जब आपके बारे में बातें करते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत तकलीफ़ दे देती है। तो इसीलिए शायर कहता है कि नेचर भी हार्श है, लेकिन इंसान का जो रवैया है वो नेचर से बहुत ज़्यादा हार्श है। Fourth point is resilience. The Holy mentions the refrain symbolizes resilience and endurance, standing firm against harsh condition. लेकिन साथ ही साथ शायर हमें दर्स देता है कि you need to be resilient, कि अगर कोई भी सख्ती या कोई भी इस तरह का मौका आए तो आपने गिव अप नहीं करना, आपने हार नहीं माननी, आपने गिरना नहीं है, आपने टूटना नहीं है, बल्कि आपने resilient रहना है। और इस तरह की कंडीशंस में आपको you are supposed to stand firm। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कि इस पोम से पूछे जा सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने पिछली पोम में भी आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे, नॉट एग्जैक्टली दीज क्वेश्चंस, लेकिन ये कि इस तरह के क्वेश्चंस फेडरल बोर्ड जो है अपने पेपर में सेट कर सकता है। सबसे पहले, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोम एंड हाउ डज द पोएट यूज़ द विंटर विंड टू कन्वे इट। टोन पे या मूड पे क्वेश्चन आ सकता है। हाउ डज शेक्सपियर यूज इमेजरी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द विंटर विंड टू इवोक अ सेंस ऑफ कोल्डनेस एंड हार्डशिप। तो जितने भी जो पोम्स जिसमें इमेजरी यूज़ होती है, जिसमें ज़ाहिर इमेजरी मोस्ट ऑफ द पोम्स में यूज़ होती है, तो किस तरीके से कितनी खूबसूरती के साथ उसकी इमेजरी को यूज़ किया गया, क्या राइटिंग स्टाइल था, तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाते हैं। इन वट वेज डज द राइम स्कीम ए बी सी contribute to the overall style of the poem। तो बेसिकली टोन, स्टाइल और मूड ये एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं। और अगर मैं इसको शामिल करना चाहूँ इमेजरी के साथ, तो जब आप स्टाइल की बात करते हैं तो आप बता सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से शायर ने उसमें इमेजरी क्रिएट की है। तो मोर और लेस ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही तरह के हैं, लेकिन ये कि डिफरेंट वेज़ में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस किस तरीके से जब आप इसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे तो आपको किस तरह के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। देन व्हाट डज द लाइन दाई टूथ इज़ नॉट सो कीन बिकॉज thou art not seen suggest about the nature's ingratitude। किसी भी एक लाइन को, किसी भी एक इस तरह की, जैसे मैंने यहाँ से एक एक्सप्रेशन उठाया, किसी एक एक्सप्रेशन को उठा के उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है, या उसको किसी थीम के साथ, जैसे नेचर ऑफ इनग्रैटिट्यूड, इसके साथ उनने उसको मिलाया और कहा कि आप इसको एक्सप्लेन करें कि कैसे ये लाइन जो है इस थीम को जो है वो हाईलाइट करती है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। सो व्हाट इज़ द सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ ग्रीन हॉली इन दिस पोम। किसी भी एक एलिमेंट को, किसी भी एक वर्ड को, किसी भी एक फ्रेज़ को उठा के आपसे पूछा जा सकता है कि इसका सिम्बॉलिक मीनिंग क्या है। यहाँ पे ग्रीन हॉली का वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन ग्रीन हॉली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो इस तरह किसी भी एलिमेंट को उठा के क्वेश्चन किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको इसलिए आपके साथ शेयर किए जाते हैं ताकि आपको पता हो कि हमने पोएम को किस किस परस्पेक्टिव से प्रिपेयर करना है। मैं हर पोएम के बारे में अलग नोट्स बनाऊंगा, बट येस उसमें टाइम लगेगा, और वो मोस्ट प्रॉबेबली आपसे कुछ अरसे बाद, यानी कि एक दफ़ा चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद वो नोट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे व्हाट्सएप चैनल पे। तो उसके लिए आपको अच्छा खासा वेट करना पड़ेगा। अब बात करें क्रिटिकल अप्रिसिएशन की, तो सैमुअल टेलर कॉलरिज, इनका शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम ST कॉलरिज भी कहते हैं, वो कहते हैं कि शेक्सपियर्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशंस थ्रू सिंपल येट प्रोफाउंड इमेजरी। तो ये शेक्सपियर की खूबसूरती है। मैंने आपको शुरू में कहा कि इनकी जो कलाकारी है और इनका जो इंग्लिश लिटरेचर में जितनी अचीवमेंट्स हैं उससे हम इनकार नहीं कर सकते। जिस तरीके से ये किसी भी एक कॉम्प्लेक्स एक ह्यूमन इमोशन को या कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ह्यूमन को जब ये एक्सप्लेन करते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजरी, किस तरीके से उनने सर्दी के साथ और नेचर की सख्ती के साथ उसको मिक्स किया और उसको रिप्रेजेंट किया, दैट इज़ हिज ब्यूटी। और जितनी खूबसूरती से ये करते हैं, और साथ ही साथ रिफ्रेन का यूज़ किया, और साथ ही साथ इन्होंने उसमें जो एक रिदम बरकरार रखा, तो दैट इज़ हिज ब्यूटी। सो ही प्रेज्ड द पोम फॉर कैप्चरिंग द बिटरनेस ऑफ इनग्रैटिट्यूड एंड द क्रूरटी ऑफ नेचर विद ग्रेट एलिजेंस। जितनी खूबसूरती के साथ इनने कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स को उठाया और उसको एक्सप्लेन किया जितनी खूबसूरती के साथ, दिस इज हिज ब्यूटी। T.S. एलियट की बात की जाए तो T.S. एलियट नोटेड दैट शेक्सपियर्स यूज ऑफ कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स इन हिज पोइट्री, कि अपनी पोइट्री में वो कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एक नेचर का एक एलिमेंट जो कि एक हार्श एलिमेंट था उसको उठाया, और इंसान के रवैयों में से एक रवैये को उठाया कि जिस तरीके से इंसान का इनग्रैटिट्यूड नेचर है,
उसको उठाया और उन दोनों को आपस में कंपेयर किया, कंट्रास्ट किया। दिस इज ब्यूटी, लाइक द हार्श विंड एंड द रेजिलियंस ऑफ द होली क्रिएट्स द पावरफुल इमोशनल इम्पैक्ट। तो ये इनकी खूबसूरती है। He admired how the poem captures universal themes in just few lines, कि सिर्फ 12 लाइनों के अंदर, इतनी छोटी सी पोम के अंदर इन्होंने इंसान के इतने बड़े रवैयों को और इतने बड़े पॉइंट्स को कितनी खूबसूरती से उजागर किया। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ विलियम शेक्सपियर। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर एंड आई होप कि आपको आज की पोम पसंद आई होगी, उसका थीम पसंद आया होगा। अगर आपको इसकी समझ आई तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।